हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें हम चैप्टर 3 देख रहे हैं और आपका शीर्षक है ये दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, जिसमें बताया गया 12वीं से 15वीं शताब्दी तक हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में जो आपका चैप्टर 2 है उसमें हमने देखा कि कैसे क्षेत्रीय राज्य सामने आए, नए नए जो राज्य थे वो कैसे उदय हुए हैं, है ना। नए नए क्षेत्रों का विस्तार कैसे हुआ है और अपने अपने राजवंश को क्या किए, कैसे वो लोग स्थापित किए हैं, है ना। मतलब राज्यों का क्या हुआ है, धीरे धीरे कैसे उदय हुआ है, हमने क्या किया चैप्टर 2 में देखा है। ओके, और चैप्टर 3 में देखेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में, 12वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक है, इसमें देखेंगे कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं से 17वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में बना है। कितने? 12वीं। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि इसमें 12वीं शताब्दी में तोमर राजपूत जो थे, राजपूत के काल में दिल्ली के साम्राज्य की राजधानी बनी है। कौन सा? तोमर राज्य। ठीक है, और 12वीं सदी के जो मध्य में तोमरों और अजमेर के चौहान जो थे उनके में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे चौहानों का राज रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, इसमें क्या किया, चौहानों ने परास्त किया किसको? तोमरों को। और तोमरों और चौहान के जो राज्यकाल थे उसमें ही दिल्ली में वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र बना इसमें? ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक जो मंदिरों का क्या किया, निर्माण करवाया है। और यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले एक सिक्के भी ढाले जाते थे। क्या है आपके? देहली वाल। इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कौन सा सिक्का था, ये देहली वाल है। और जो दिल्ली जो आपका शासन का केंद्र बना है, कब बना है आपका? 12वीं शताब्दी में। और किसका यहाँ पे राज्य रहा है? तो चौहानों का राज्य रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में। और किसको हराया है? तो चौहानों ने तोमर शासक को। ठीक है, ये जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं इसको आप ध्यान देंगे। और क्या बताया गया है यहाँ पे, देहली वाल कहे जाने वाले जो सिक्के होते थे इसको यहाँ पर ढाले जाते थे। उस समय क्या था, ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, ऐसे बोल सकते हैं कि जो चौहान और तोमर ने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। ठीक है, उसमें क्या बनाया, किसने? तो तोमर और चौहान ने। ठीक है, उसके बाद बताया गया है आपका इसमें 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सुल्तान की स्थापना हुई है। जो दिल्ली सुल्तान थे, कब स्थापना हुई है? तो 13वीं सदी में हुई है। ठीक है, और इसके बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बन गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला। मतलब ये जो राजधानी थी दिल्ली आपकी, ये बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हुआ, फैलते गया है। ठीक है, इसमें हम इसको देखेंगे। इसके बाद आपका आगे बताया गया है कि जो यहाँ पे जो दिल्ली के शासक रहे हैं इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इस तालिका को आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे तोमर राज्य शासक है। ठीक है, राजपूत वंश। तो फर्स्ट कौन है यहाँ पर? तोमर है। इनका नाम क्या है? अनंगपाल। और इनका शासक कब है? 1130 से 1145। ठीक है, तोमर का क्या है? आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165। और अनंगपाल ने जो यहाँ पे एक शासक थे जो वहाँ पे शासन किए हैं 1130 से 1145। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका क्या है? चौहान है। चौहान में इसमें महत्वपूर्ण शासक रहे हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। जो चौहान राज का जो शासक रहा है इसमें 1165 से 1192। और यहाँ पे एक राजा जो रहे हैं, शासक रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, उनका शासनकाल रहा है आपका 1175 से 1192। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो तोमर राज्य को क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने, जो चौहान राज थे यहाँ पे उनको हराए थे। उसके बाद क्या है आपका इसमें? प्रारंभिक तुर्की शासक है। इनका शासनकाल आपका कितना था? 1206 से 1290। और इसमें शासक रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश क्या है ये? 1210 से 1236। रजिया का शासन रहा है 1236 से 1240। और गयासुद्दीन बलबन का शासन रहा है 1266 से 1287।
उसके बाद आया है इसमें खलजी वंश। खलजी वंश का जो शासन रहा है 1290 से 1230 तक, और उसमें जो शासन किए हैं जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316। उसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश आपका 1320 से 1414, और उसमें जो शासन किए हैं गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। और मोहम्मद जो तुगलक रहे हैं वो शासन किए हैं 1324 से 1351, और फिरोज शाह तुगलक है 1351 से 1388। उसके बाद है इसमें सैयद वंश है। सैयद वंश का शासन रहा है 1414 से 1451। ठीक, उसमें एक शासन रहे जो इनका नाम है खिज्र खान, इनका 1414 से 1421। ठीक है, ये शासक थे। और उसके बाद क्या है लोधी वंश। लोधी वंश का शासन रहा है 1451 से 1526, और इसमें शासक रहे हैं बहलोल लोधी 1451 से 1489। आप ध्यान देंगे इसमें जो शासन काल है इसमें से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें जो दिल्ली है सुल्तानों के अधीन कैसे आई है। ठीक है, जो दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें जानकारी दिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि तारीख और तवारीख। ठीक है, तारीख को क्या किया जाता है एक वचन में और तवारीख को बहुवचन में। ओके, इसमें हम क्या देखेंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में देखेंगे। तो तारीख क्या है एक वचन और तवारीख क्या है बहुवचन। ठीक है, तो तवारीख पहले क्या इसको समझेंगे हम। तवारीख वह होता है जो वे इतिहास जो इनके शासन में लिखा गया हो। जो जैसे दिल्ली का शासन काल है, इनके शासन काल में वो इतिहास जो लिखा गया हो तो इसको क्या बोला जाता है तवारीख। ओके, और जो उसके बाद क्या बताया गया इसमें जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी यहाँ पे फारसी। ठीक है, मतलब जो ये लिखा गया था फारसी भाषा में लिखा गया था इनके शासनकाल में। उसके बाद क्या तवारीख एक लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे। मतलब जो वहाँ व्यक्ति होते थे जो तवारीख लिखते थे, जो लेखक थे, वो या तो प्रशासक हो सकते हैं वहाँ के, या कवि, दरबारी। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो व्यक्ति हो वो जानकार हो, वहाँ पे अच्छे से हो, वहाँ पे कार्यरत हो, वह व्यक्ति क्या कर सकते हैं तवारीख लिख सकते हैं। मतलब जो सचिव हो, प्रशासक, कवि, शासक और जो प्रशासन थे वहाँ पे, और शासक को क्या करते थे शासक को ये सलाह संबंधी कुछ भी जो सलाह देना हो तो वो क्या करते थे सलाह भी देते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया गया इसमें सुरक्षित व्यक्ति जो होते थे वहाँ पर कार्यरत होते थे, और जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। किसको? शासकों को। और वे न्याय संगत शासन के बारे में महत्वपूर्ण बल देते थे। मतलब क्या था यहाँ पे जो तवारीख है जो लेखक होते थे वो सचिव, प्रशासक या दरबारी वो होते थे, और उनको क्या करते थे प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। किसको? शासक को। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे पांडुलिपि के बारे में। जो पांडुलिपि हुआ करती थी उसको कैसे तैयार किया जाता था उसके बारे में हम देखेंगे। तो पांडुलिपि को कैसे बनाते थे उसमें फर्स्ट में सबसे पहले कागज होता था, कागज को लेते थे। पांडुलिपि तैयार करने का एक तरीका है इनका। तो पांडुलिपि को तैयार करने का तरीका क्या था, कागज तैयार करते थे, उसके बाद उसमें लेखन कार्य किया जाता था। ठीक है, जिसमें कागज में लेखन कार्य किया जाता था, जो भी लिखना होता था उसमें लिखते थे। उसके बाद पेज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पर क्या करते थे सोने की परत चढ़ाते थे। जैसे ये लाइन इम्पोर्टेंट है ये है तो उस पर क्या करते थे सोने की परत चढ़ा देते थे। ओके, उसको क्या मतलब परत चढ़ाने का रीज़न क्या होता था उसको हाईलाइटेड करने के लिए, और उसके बाद उसका अंतिम रूप देने के लिए जिल्द तैयार करते थे। जिल्द तैयार कर पुस्तक का एक रूप दे दिया जाता था। ये पांडुलिपि तैयार करने का इनका तरीका है। ओके, उसके बाद क्या है इसमें आपका न्याय चक्र देखेंगे। जो न्याय चक्र रहा है उनका कैसे रहा है यहाँ पर इसमें बताया गया है। 13वीं सदी के जो इतिहासकार थे यहाँ पे फ़क्र ए मुदब्बिर,
ठीक है। न्याय चक्र को क्या बताया गया इसमें, जो 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र मुदब्बिर ने लिखा था। और यहाँ पे बताया गया है राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, जो भी राजा का काम है सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है तो किसान एकत्रित किए गए जो राजस्व होते हैं, कर होते हैं, उनको देते थे। मतलब सीधी सी बात ये बताया गया इसमें, जो भी राजा हो, यहाँ पे जो शासक हो, अपने राज्य में जो कार्यरत हैं, है ना, जो कार्य करते हो, जो निचले पायदान पर हो, जो कार्य कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे किसान हैं, उन पर अगर ध्यान देंगे, अगर वो खुश रहेंगे, उनका कार्य अगर अच्छा सा होगा, तो क्या होगा, वो टैक्स भी अच्छे से पे करेंगे। ठीक है, टैक्स पे करेंगे तो उनको कर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो राजा उन पर ध्यान देंगे, खुश रहेंगे, उनका खेती अच्छे से चलेगा। ठीक है, उनका इनकम भी रहेगा, समय पर उनका जो फसल होगा वो बिक जाएगा। ओके, आगे हम इसमें देखेंगे कि जो इसमें बताया गया तवारीख के लेखक हैं, नगरों के विशेषकर दिल्ली में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, और गांव में शायद ही कभी रहते हों। मतलब वो लोग जो थे तवारीख के लेखक हमेशा कहाँ पर रहते थे? नगरों में रहते थे। और वे अक्सर अपने इतिहास के सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम या पाने की आशा भी रखते थे। उसके बाद क्या बताया गया इसमें, लेखक अक्सर शासकों के जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित थे। अब जाहिर सी बात है इसमें क्या बताया गया है, देखो सबसे पहले क्या है, जो यहाँ के लेखक थे नगर में होते थे, प्लस वो सुल्तानों के बारे में लिखते थे, और उनको क्या दिया जाता था? इनाम दिया जाता था। अब उनको इनाम दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है जो वो लिख रहे हैं तो उसको हम सही तो नहीं मान सकते, जो भी चीज़ वो लिख रहे हैं राजा के बारे में। ठीक है, मतलब जैसे इसके पहले हम लोग भी पढ़े हैं, जो दरबारी कवि होते थे, जो मंत्री होते थे, तो क्या करते थे? अपने राजा के बारे में अभिलेख लिखा करते थे। तो क्या करते थे? बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखते थे। जरूरी तो नहीं है ना कि जो बातें लिखे वो सही हो। ठीक है, तो क्या करते थे? वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, और उसमें बताया गया है कि अक्सर वो बताते थे कि जो लेखक हैं उनके शासकों को बताते थे कि जन्म सिद्ध अधिकार है लिंग भेद का, उसमें लिंग भेद करते थे और जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बताते थे। मतलब जन्म सिद्ध अधिकार कैसे हुआ कि जैसे कोई राजा है तो उनको बताते थे कि आपका बेटा होगा तो वो राजा बनेगा, फिर उनका बेटा जो होगा वो राजा बनेगा। मतलब ये आपको जन्म से मिला है तो ये वंश चलते जाएगा। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, ये चीज़ें चलती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बने उसके बाद कोई और बनेगा, नहीं, आप बने हो तो आपका बेटा बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? ये जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद क्या बोलते थे? दूसरा लिंग भेद के बारे में बोलते थे। लिंग भेद में क्या है, जो पुरुष हो महिला हो उनके बारे में, महिला को क्या करते थे? स्त्री पुरुष में भेदभाव रखते थे। स्त्री को क्या करते थे? वो बहुत कमजोर बताते थे। ओके, तो इसमें क्या बताया गया? स्त्री और पुरुष का भेदभाव, और दूसरा क्या है आपका? जन्म सिद्ध अधिकार। ये दो क्या करते थे? शासकों को बताते थे, सलाह देते थे। उसके बाद है आपका सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। मतलब उस समय क्या होता था कि जो भी पुरुष हो, पुरुष प्रधान वहाँ की सोच थी उस समय की, तो वहाँ पे जो राजा हो, राज्य शासन करें, जो शासक हो वो क्या हो? पुरुष हो, महिला नहीं। और जो वहाँ पे उस समय क्या हुआ, 1236 में जो रजिया थी क्या हुई? सिंहासन पर बैठी, वहाँ पे वो शासन की। ठीक है, तो उस समय युग के जो इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, क्या कि ये स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य हैं और वो सक्षम थी। ठीक है, मतलब उनका ये मानना था कि जो रजिया हैं वो एक लड़की हैं, वो क्या कर सकती हैं? सिंहासन पर नहीं बैठ सकती हैं, वो शासन नहीं कर सकती हैं। तो वो क्या है? खुद एक बहुत ज़्यादा ही क्या है? अच्छे खासे योग्य हैं, वो खुद सक्षम हैं, और ये स्वीकार नहीं कर पाते थे कि जो रजिया हैं वो शासन राज्य सिंहासन पर बैठी हैं और क्या कर रही हैं? वो शासन कर रही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें क्या बताया गया है? एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पाया है, और किसने? ये मिन्हाज सिराज ने। और क्या किया है? मिन्हाज सिराज ने रजिया को शासक के रूप में स्वीकार न कर पाया है। इसमें बताया गया ऐसे, क्योंकि वो न कर पाने का रीज़न क्या था? क्योंकि वो एक स्त्री थी। रीज़न यही है।
और इसी के चलते वो क्या होता था, प्रसन्न नहीं रहता था। और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। किसको? रजिया को। इसमें इतना है, आप ध्यान देना। फर्स्ट क्या है, 1236 में रजिया क्या हुई, सिंहासन पर बैठी है। और इसमें मिन्हाज जो सिराज थे, मिन्हाज सिराज, वे स्वीकार नहीं किए थे कि वो एक स्त्री होकर सिंहासन पर बैठी है। सेकंड, इसको आप ध्यान देंगे, कौन है? मिन्हाज सिराज। थर्ड आपका क्या है इसमें, जो इसमें क्या है, 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया है। किसको? रजिया को। ठीक, इसमें ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप ध्यान देंगे। और इसमें लिंग भेद और जन्म सिद्ध अधिकार, ये सब सारी चीज़ें बताया गया है, सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।